आज मैं फिर बहुत दुखी मन से आपके सामने हूं। जब से नोएडा में इंजीनियर की डूबकर मौत वाली खबर सुनी है, इस नकारा नाकाम सिस्टम पर गुस्सा आ रहा है। उस परिवार की सोचकर जिसका बच्चा मरा, रोना भी आ रहा है। सोचिए उस पिता पर क्या गुजरा होगा जब उसके सामने ही उसका इकलौता बेटा डूबकर मर गया। वो असहाय देखता रह गया। उस जगह पर पुलिस, प्रशासन, एसडीआरएफ, दमकल सभी के लोग थे और कोई भी उस लड़के को बचा नहीं पाया। वो पौने 2 घंटे तक बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी से कोई भी मदद उसे नहीं मिली। सब मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते रहे, बचाने की रस्म अदायगी करते रहे। क्या कॉमन पब्लिक की जान की कोई कीमत भी नहीं है? नमस्कार, मैं अमित कुमार, न्यूज पिकल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं केवल युवराज की बात नहीं करूंगा, मैं उस सिस्टम की बात करूंगा जिसने युवराज की जान ली। मैं यहां के अफसरों और बिल्डरों के उस नेक्सस की भी बात करूंगा जहां आम आदमी की चिंता किसी को नहीं है। वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत कई सवाल खड़े करती है। अगर थोड़ी सी भी हिम्मत की जाती तो युवराज को बचाया जा सकता था। रात 12 बजे वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। वो मिन्नतें कर रहा था, वो जीना चाहता था। उसने पापा से गुहार लगाई, फिर इस सिस्टम से भी लगातार गुहार लगाता रहा, लेकिन नाउम्मीदी हासिल हुई। युवराज 16 जनवरी की रात गुरुग्राम से अपने घर लौट रहा था। सेक्टर 150 के टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी में उसका घर है। उस रात कोहरा घना था, विजिबिलिटी कम थी, लिहाजा एक ब्लाइंड स्पॉट पर युवराज को दिखाई नहीं दिया कि उसे सीधा जाना है या मुड़ना है। युवराज की कार सड़क के साथ ना मुड़कर सीधा नाले की दीवार को तोड़कर एक मॉल के निर्माणाधीन बेसमेंट में जा घुसी। बेसमेंट में पानी भरा हुआ था, इसलिए कार डूब गई। युवराज के पिता ने 112 नंबर पर कॉल किया तो पुलिस 20 मिनट में पहुंची। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी आई। रेस्क्यू के नाम पर उन्होंने ढंग से कोशिश नहीं की। हाइड्रोलिक मशीन का इस्तेमाल किया, लेकिन वे लड़के तक रस्सी नहीं पहुंचा पाए। हैरानी की बात यह थी कि पानी और डूबने की खबर थी, लेकिन रेस्क्यू टीम के पास कोई भी तैराक नहीं था जो कि कूदकर युवराज को बचा सकता था। एनडीआरएफ की टीम को भी गाजियाबाद से बुलाया गया, लेकिन युवराज तब तक डूब चुका था। हादसे के वक्त वहां एक डिलीवरी बॉय मोहिंदर भी मौजूद था। उसने भी युवराज को बचाने के लिए नाले में छलांग लगा दी थी, लेकिन वो खाली हाथ लौटा। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक बचाव दल के लोग कह रहे थे, ठंडा पानी है, हम अंदर नहीं जाएंगे, अंदर सरिया का भी डर है। ये कितनी हैरानी की बात है कि रेस्क्यू ऑपरेशन वाले ठंडे पानी और सरिये की चिंता कर रहे थे। ये दुखद हादसा एक युवराज के साथ हुआ। जो सिस्टम है उससे कई युवराज के साथ इस तरह का हादसा हो सकता है। मैं खुद नोएडा में ही रहता हूं। यहीं ज्यादातर मीडिया संस्थानों का हेड ऑफिस है, जो कि इन सब पर सवाल करता रहता है। सोचिए, यहां यह हाल है, कैसे कैसे निकम्मे अफसर और कर्मचारी हैं यहां। इस घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है। हम 2047 में विकसित भारत बनाने की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन आप किसी भी विकसित देश की बात करेंगे तो वहां हर एक नागरिक की जान की कीमत होती है। याद कीजिए, आज से कई साल पहले 2006 में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में छोटा सा बच्चा प्रिंस बोरवेल में गिर गया था। पूरे देश ने देखा था। आर्मी, पुलिस, फायर ब्रिगेड सबने मिलकर कई घंटों तक ऑपरेशन चलाया। साइड से टनल खोदकर, पाइप्स लगाकर 50 घंटे की मेहनत के बाद प्रिंस को जिंदा बाहर निकाला गया। वो छोटा बच्चा
सिर्फ 4-6 साल का, और पूरा सिस्टम उसकी जान बचाने के लिए जुट गया। और आज इतने सालों बाद 2026 में नोएडा जैसे विकसित जिले में, जहां जीडीपी राज्य के 10% से ज्यादा है, पर कैपिटा जापान जैसा है, एक युवा इंजीनियर पानी भरे गड्ढे में फंसकर चिल्लाता रहा 90 मिनट तक, लेकिन यहां एक नाव तक नहीं थी। मेकशिफ्ट बोट यूज किया गया, लेकिन वो भी बहुत देर से, और वो बेकार साबित हुआ। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के पास पर्याप्त उपकरण नहीं थे, गोताखोर साहस नहीं जुटा सके। ठंडे पानी और सरिये के बहाने प्रिंस को बचाने के लिए पूरा देश जुट गया था, लेकिन युवराज के लिए सब इंतजार करते रहे एनडीआरएफ का, जो 2 घंटे बाद पहुंचा। ये कैसा विकास है भाई, जहां आंकड़े तो बड़े बड़े हैं, लेकिन इंसान की जान की कीमत इतनी सस्ती। अब मैं गौतम बुद्ध नगर के बारे में कुछ जानकारियां आपको देता हूं। गौतम बुद्ध नगर, जिसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा आते हैं, उत्तर प्रदेश का इकोनॉमिक पावर हाउस बन चुका है। इतना कि कुछ मैट्रिक्स पर जापान से तुलना की जाती है। गौतम बुद्ध नगर का पर कैपिटा इनकम 2024-25 में 8.48 लाख के आसपास है, राज्य के औसत से 10 गुना, और परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसको हम लोग PPP भी कहते हैं, में जापान के बराबर। यूपी इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक इसका जीडीपी 2023-24 में 2.63 लाख करोड़ था, जो राज्य के कुल आउटपुट का 10% से ज्यादा है। ये लखनऊ की इकोनॉमी से 2 गुना है और पूरे हिमाचल प्रदेश के जीडीपी से बड़ा। पीपीपी में जीबी नगर का पर कैपिटा जापान जैसा है, जबकि लखनऊ का 2.16 लाख, जो कि राष्ट्रीय औसत के बराबर है। गाजियाबाद का 2.11 लाख। गौतम बुद्ध नगर की इकोनॉमी डोमिनेंस दिल्ली की नजदीकी प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल आईटी ग्रोथ की वजह से है। गौतम बुद्ध नगर की इकोनॉमी डोमिनेंस दिल्ली की नजदीकी प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल आईटी ग्रोथ की वजह से है। जिला रियल एस्टेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा सेंटर्स और लॉजिस्टिक्स का हब है, जो इनकम ग्रोथ को बूस्ट देता है। लेकिन गौतम बुद्ध नगर की दूसरी सच्चाई को भी जानना बहुत जरूरी है। 2026 तक गौतम बुद्ध नगर में सैकड़ों स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें हजारों यूनिट्स फंसी हैं। ग्रेटर नोएडा में करीब 167 प्रोजेक्ट्स में 74,000 यूनिट्स, नोएडा में 103 प्रोजेक्ट्स में 41,000 यूनिट्स, कुल मिलाकर 2.30 लाख फ्लैट्स स्टक थे। ये जो डेटा है 2023 के हिसाब से मैं बता रहा हूं। अभी भी लाखों लोग इंतजार में हैं। वर्षों से उनके लाखों रुपए बिल्डरों के पास फंसे हुए हैं। लेकिन क्या इन स्थितियों के लिए केवल बिल्डर जिम्मेदार हैं? मैं मानता हूं कि तीनों अथॉरिटी के अधिकारियों की मिलीभगत के बिना यह संभव नहीं है। लाखों लोग वर्षों से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई बिल्डर को दे रखी है। बिना घर मिले बैंकों को लोन दे रहे हैं और साथ ही घर का किराया भी दे रहे हैं। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि सोचिए आम लोगों की कितनी चिंता है अथॉरिटी को। पिछले कुछ वर्षों में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के क्षेत्र में बन रहे रेसिडेंशियल फ्लैट्स और कॉमर्शियल स्पेस की कीमतों में भारी उछाल आया है। पहले तो बिल्डरों ने वर्षों तक लोगों को उनके सपनों का घर देने के लिए इंतजार कराया, और अब जब कीमतों में भारी उछाल आया है तो जो ओरिजिनल बायर्स हैं उनको कोई ना कोई कारण बताकर उनके यूनिट को कैंसिल करके नए लोगों को कई गुना बड़े दामों में उन फ्लैट्स को खुलेआम बेचा जा रहा है। लोगों की फरियाद को सुनने वाला कोई नहीं है। यह करप्शन का मामला है, खुलेआम करप्शन का मामला है। यहां का करप्शन इतना ऑर्गेनाइज्ड हो गया है कि बिल्डर को सामने करके अथॉरिटी के अधिकारी मनमाना करवा रहे हैं। लोग जाएं तो कहां जाएं? जितने भी रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं वहां वर्षों से खुदाई पड़ी हुई है। बरसाती या नाली का पानी भरा पड़ा रहता है। कोई देखने सुनने वाला नहीं है। लोग लाखों का
करोड़ों का घर खरीदते हैं, लाखों रुपया देकर रजिस्ट्री कराते हैं, और बदले में क्या मिलता है हम सब देख ही रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से सटे यूपी को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जनपद गौतम बुद्ध नगर मुश्किल में फंसे लोगों को बचाने के लिए संसाधनों के मामले में पूरी तरह से नाकाम दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्रवार देर रात ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत ने तीनों प्राधिकरणों, जिला प्रशासन, पुलिस और दमकल विभाग के आपदा प्रबंधन व बचाव की तैयारियों के दावों की सच्चाई बेनकाब कर रही है। पुलिस के पास युवराज को बाहर निकालने का कोई उपकरण नहीं था। स्थानीय गोताखोर अंदर जाकर उसके पास पहुंचने का साहस न जुटा सके और थोड़ी दूर जाने के बाद ही लौट आए। दमकल और एसडीआरएफ टीम पहुंची तो उनके पास भी पर्याप्त साधन नहीं थे। क्रेन आदि भी मंगवाई गई, लेकिन फिर भी युवराज तक पहुंच नहीं सके। जानकारी के मुताबिक तीनों प्राधिकरणों के पास भी कोई उचित संसाधन उपलब्ध नहीं थे। इस दौरान बेटे की सहायता की पुकार सुनकर पिता राजकुमार बचाव दलों के सदस्यों से बार बार बेटे को बचाने की विनती करते रहे और लोगों को फोन भी करते नजर आए। ऐसे में प्रभारी निरीक्षक सर्वेश सिंह ने गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम बुला ली, लेकिन तब तक युवराज कार सहित डूब चुका था। मैं अपनी आंखों देखी, खुद जो प्रतिदिन देखता हूं वो बताता हूं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में रहने वाले कई सारे लोग भी ये हर रोज फेस करते होंगे। यहां कई सारे अपार्टमेंट्स में काम चल रहा है। ये इलाका अभी भी डेवलप ही हो रहा है। इस इलाके में रिहायशी कॉलोनी में ही ढेर सारे सीमेंट रेत मिक्स करने वाला आरएम प्लांट चलते हैं। कई धर्म कांटे हैं, उनकी वजह से बड़ी बड़ी गाड़ियां आती जाती रहती हैं। ये गाड़ियां अक्सर तेज रफ्तार में रॉन्ग साइड से दौड़ती हुई दिखती हैं। इनकी वजह से सड़कें बुरी तरह टूट चुकी हैं। रोड पर कीचड़ फैला रहता है। इलाके के लोग साल भर से नोएडा अथॉरिटी के अफसरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बेरोक टोक गाड़ियां आती जाती हैं। सड़कों के किनारे एनक्रोचमेंट है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। अफसरों से मिलने जाएंगे तो आपको ऐसा एहसास कराया जाएगा जैसे आप भगवान से मिलने आए हैं। उसी घमंड और बदतमीजी से आपको जवाब मिलेगा। मैं इस नकारा सिस्टम की बात कर रहा हूं। जब पाला पड़ता है तब पता चलता है कि हम किस समाज में रह रहे हैं। वैसे में युवराज मेहता जैसा हादसा होना सामान्य सी बात है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप किसी बिल्डर की मनमानी के खिलाफ अगर कोई शिकायत दर्ज कराने पहुंचिए तो देखिएगा आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। अगर आपका शिकायत पत्र ले भी लिया गया तो उस पर कभी जवाब नहीं आएगा। युवराज की मौत मामला मीडिया में उछलने की वजह से सीएम ने इसका संज्ञान ले लिया। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को हटा दिया गया, जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड किया गया और बिल्डर जिसके बेसमेंट के लिए खुदाई हुई थी उस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई। मामले में एसआईटी भी गठित कर दी गई, जिसको 5 दिन में रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को सौंपनी है। सोचिए, कई सारे मामले हैं जो कभी सीएम तक पहुंच ही नहीं पाते। उस केस में क्या होता है, कैसे होता है, हम सब ने युवराज मेहता मामले में देख लिया। कई बार लगता है सब भगवान भरोसे चल रहा है। हम सब जिंदा हैं तो भगवान के भरोसे ही, क्योंकि ये प्रशासन और अथॉरिटी में बैठे लोगों को अपनी अफसरी झाड़ने से ही फुर्सत नहीं मिलती है। उनकी बात अलग से बताने की जरूरत नहीं है। नोएडा में रहने वाले लोग डेली बेसिस पर उसको झेलते हैं। युवराज के दोस्त के हवाले से बताया गया कि गाजियाबाद में रहते हुए युवराज अपने काम और निजी जीवन दोनों से संतुष्ट थे। नवंबर 2024 में उन्होंने नोएडा शिफ्ट होने का फैसला लिया, जिसे लेकर बाद में वे खुद ही असमंजस में रहने लगे। नोएडा आने के बाद युवराज की मुश्किलें बढ़ गई। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भारी कमी ने उनकी दिनचर्या को प्रभावित किया। मेट्रो और बस की सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें मजबूरन अपनी निजी कार से ही रोज गुड़गांव ऑफिस जाना पड़ता था।
उनका कहना है कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा होती तो ये दुखद और दर्दनाक हादसा नहीं होता। युवराज ने ग्रेटर नोएडा स्थित गलगोटिया कॉलेज से 2022 में बीटेक की पढ़ाई की थी। नौकरी लगने के बाद वो नवंबर 2024 तक गाजियाबाद में रह रहा था। वहां से वो रोजाना मेट्रो के जरिए गुरुग्राम स्थित अपने ऑफिस आता जाता था। मेट्रो कनेक्टिविटी होने की वजह से उसका सफर आसान था, लेकिन ग्रेटर नोएडा शिफ्ट होने के बाद उसका फैसला सही नहीं रहा। दोस्तों के मुताबिक उसकी बहन ब्रिटेन में रहती है और युवराज भी शादी के बाद यूके में ही शिफ्ट होना चाहता था। युवराज मेहता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फेफड़ों में पानी भर गया था, उसका दम घुट गया था, हार्ट फेल होने से उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक मृतक को हाइपोथर्मिया और अत्यधिक घबराहट की वजह से कार्डियक अरेस्ट आया। कितना दुखद है ये। दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि हम सभी को बहुत सावधान, बहुत जागरूक होने की जरूरत है, तभी इस तरह के हादसों को टाला जा सकता है। सिर्फ नोएडा ही नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में किसी और मुद्दे और विषय के साथ, तब तक नमस्कार।